आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 9th की मैथ का आज दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, संख्या पद्धति। पिछले लेसन में हमने ब्रिज कोर्स से संबंधित प्रश्न करवाए थे, जो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। 8 नंबर के प्रश्न उसमें से आएंगे, तो ब्रिज कोर्स वाला वीडियो आपने देखा होगा। उसको देख के और ध्यान से पढ़ करके 8 नंबर की तैयारी उससे कर लीजिए। सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही उससे आएंगे, एक एक नंबर वाले 8 प्रश्न आएंगे। सेकेंड जो यूनिट है आपकी संख्या पद्धति, इस चैप्टर से 6 अंक के प्रश्न आएंगे, जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है। 6 अंक के प्रश्नों में से 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, एक एक नंबर वाले, और 2 प्रश्न अति लघुत्तरी वाले रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले। तो 2 प्रश्न ये 4 नंबर के हो गए और 2 वस्तुनिष्ठ, कुल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से ये एक छोटा सा चैप्टर है और बड़ा सरल चैप्टर है। इसकी तैयारी आप कर रहे हैं और कम से कम जितने प्रश्न बैंक में दिए गए हैं उनको आप बार बार रिवीजन करें, रफ में लिख लिख के अभ्यास करें तो बनने लगेगा। संख्या पद्धति में आपको संख्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। आपने किताब जरूर पढ़ी होगी, कुछ न कुछ तो पढ़ी होगी। थोड़ा सा परिचय संख्या के बारे में देना चाहते हैं, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका। सबसे पहले संख्याओं का विकास प्राकृतिक संख्याओं के रूप में हुआ। प्राकृतिक संख्याओं को हम एक से शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, ये इस तरह से अनंत तक जाती हैं। इसके बाद जब शून्य को शामिल किया गया इसमें, तो संख्याओं का नाम बदल दिया गया और इनको पूर्ण संख्याएं कहा गया। 0 को जब हम शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में, 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो इस तरह से ये भी अनंत संख्याएं हैं, 0 से शुरू होती हैं। इसके बाद जब ऋणात्मक संख्याओं की खोज हुई तो पूर्णांक संख्याएं बनी। पूर्णांक संख्याएं जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं 0 और बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं। इस तरह से देखिए, संख्याओं का एक विशाल समूह जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाकर के पूर्णांक संख्याएं बन गईं। इसके बाद परिमेय संख्याओं का विकास हुआ। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाईं, जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये जो है एक प्रतिबंध लगा हुआ है। P/Q के रूप की वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो अपरिभाषित की श्रेणी में आता है। उसको हम अनंत या अपरिभाषित लिखते हैं अगर हर में 0 आ गया तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए, इसमें प्राकृतिक संख्याएं
इसमें शामिल हैं और पूर्ण संख्याएं इसमें शामिल हैं। क्या ये संख्याएं भी इसमें शामिल हैं? तो इसका उत्तर होता है हाँ, क्योंकि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं उन सबको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। बटे 1 कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है तो आप 5 को 5/1 लिख सकते हैं ना। बटे 1 लिखने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये इस रूप में आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब है कि ये 5 एक पूर्णांक संख्या है और एक परिमेय संख्या भी है। इसी तरह से मान लीजिए ऋण 7 है तो ऋण 7 को बटे 1 कर दें। ऋण 7/1 तो मान तो नहीं बदला, ऋण 7/1 का मान ऋण 7 ही होगा। तो ये पूर्णांक संख्या थी और ये परिमेय संख्या के रूप में हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। लेकिन सभी, जैसे मान लीजिए 2/3 है तो ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। ये परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10/2 तो ये परिमेय संख्या है और अगर 10 को हम 2 से काट दें 5 आएगा, 5 पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो इसका स्वरूप जो है p/q के रूप में है, लेकिन इसका सरलतम मान पूर्णांक के रूप में है। तो कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक के रूप में भी होती हैं लेकिन सभी नहीं होती। तो शॉर्ट में इसको याद रखना है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। इसके बाद एक तरह की और संख्याओं का विकास हुआ जिसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसकी परिभाषा में यही कहा जाता है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में ना लिख सके। ठीक है, संक्षेप में आप इतना याद रखें, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में ना लिख सकें या ना लिखी जा सकें उनको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या है? तो इसका सबसे सरल उदाहरण, जितनी भी अविभाज्य संख्याएं, अविभाज्य संख्याएं यानी रूढ़ संख्याएं जिनको कहते हैं हम, उनका जब हम कोई मूल निकालते हैं, जैसे वर्गमूल निकालें या घनमूल निकालें या चतुर्थ मूल निकालें। आपके कोर्स में वर्गमूल ही है ज़्यादा से ज़्यादा, घनमूल भी आ सकता है। तो जितनी भी अविभाज्य संख्याएं, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का आप वर्गमूल लिखें, 5 है। अविभाज्य संख्याएं आपको याद होगा जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त अन्य किसी से न कटे, उसको हम अभाज्य या अविभाज्य या रूढ़ संख्या भी उसको हम कहते हैं। तो ऐसी सभी संख्याओं के जो वर्गमूल होंगे वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं की एक विशेषता और होती है, जब हम इसका मान निकालते हैं तो दशमलव के रूप में ये अशांत और अनावर्ती, इसका दशमलव निरूपण कैसा होता है? अशांत और अनावर्ती। मतलब दशमलव के बाद आप भाग देते चले जाएं, शून्य उतारते हुए भाग देते चले जाएं तो ये भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। उसको हम अशांत कहते हैं। ठीक है ना, शांत न हो। और अनावर्ती का मतलब किसी खास संख्या की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, मतलब वही संख्याएं बार बार ना आए,
उसको हम अनावर्ती कहते हैं। मतलब 1 2 3 2 5 7 कुछ भी इस तरह उठपटांग आता चला जाए, कोई उसका निश्चित क्रम न हो। आवर्ती का मतलब होता है कि एक निश्चित संख्या बार बार आए, एक या एक से अधिक संख्या बार बार रिपीट हो, उसको हम आवर्ती कहते हैं। तो अपरिमेय में अनावर्ती और परिमेय में, परिमेय संख्याओं में हमको इसमें दो तरह की संख्याएं आती हैं, अशांत, आवर्ती। अशांत मतलब शांत तो नहीं होगा लेकिन आवर्ती होगा, और दूसरी तरह की संख्याएं होती हैं शांत। शांत का मतलब भाग देने पर दशमलव के 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद भाग की क्रिया समाप्त हो जाएगी, शेष 0 आ जाएगा। और अशांत का मतलब आप जितनी बार 0 उतारेंगे और भाग देंगे, भाग की क्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी, कभी शेषफल 0 नहीं आएगा। लेकिन जो भागफल आएगा उसमें एक संख्या या एक से अधिक संख्याओं की पुनरावृत्ति, जैसे 0.33333 ये आता जा रहा है, ठीक है, या 0.232323, इसमें दो संख्याओं का रिपीटेशन है, यानी आवर्त है। जैसे ऐसा भी होता है, जैसे 3.567 567 567, ये कहलाता है आवर्त। इसमें 3 अंकों का आवर्त चल रहा है, इसमें 2 अंकों का आवर्त चल रहा है, इसमें 1 ही अंक का आवर्त चल रहा है। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो ये परिमेय संख्याएं होंगी। और अगर मान लीजिए इस तरह है 2.305163 कुछ भी इस तरह, ये देखिए कभी बंद भी नहीं हो रहा है, शांत भी नहीं हो रहा है। अनवसान भी इसका एक नाम है, यानी जिसका अवसान ना हो। अवसान मतलब इसका अंत ना हो, इस भाग की क्रिया का अंत नहीं होगा। और इसमें अनावर्ती यानी निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच ये खास फर्क है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आगे के प्रश्न आपके समझ में आएंगे। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो संख्या से संबंधित प्रश्न पहले कर लेते हैं, फिर घात से संबंधित प्रश्न जब पढ़ाएंगे तो उसका भी नियम बताएंगे। पहला प्रश्न है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी जब कभी हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही होती, क्योंकि वो जुड़ेंगी घटेगी नहीं। एक परिमेय दूसरी अपरिमेय, वो बेजाती संख्याएं हैं इसलिए जुड़ेंगी नहीं। तो जो योगफल होगा वो हमारा अपरिमेय के रूप में ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले में क्या दिया है, 3 धन √23 फिर ऋण √23 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। दूसरे में या बी नंबर में लिखा हुआ है 2√7/√7। तीसरे में लिखा हुआ है 1/√2। और चौथा जो विकल्प है उसमें लिखा हुआ है 2 ऋण √5 और फिर धन 3 धन √5। देखिए देखने पर तो लगता है कि इसमें रूट आया हुआ है तो ये अपरिमेय न हो। इसमें भी रूट आया है, इसमें भी रूट आया, इसमें भी रूट आया। रूट तो सभी विकल्प में दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये समान अपरिमेय संख्याएं हैं। √23 √23, एक प्लस है दूसरा माइनस। तो इसमें क्या बचा,
3 बचा, तो ये परिमेय संख्या ना हो गई। इसमें √7 और √7 को काट देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये भी ना परिमेय संख्या हुई। इसमें -√5 है प्लस √5 है, ये दोनों कट गए तो क्या बचा, 2 धन 3 यानी 5 आएगा इसमें, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन इसमें नहीं कटेगा, इसमें देखिए हर में √2 है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तीसरा सी नंबर। तो इस तरह समझ के इसको करना है। तीसरा है यदि a बड़ा 0 एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्याएं हैं, तब निम्न में कौन सा सत्य है। अब देखिए ये घात के सवाल हैं और घात के जो नियम हैं इसको याद रखना जरूरी है। इसमें पहला जो नियम है, देखिए जब आधार समान होते हैं, जैसे a की घात m गुणे a की घात n, ऐसी स्थिति में घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, आधार समान होने पर जब हम गुणा करते हैं तो उसमें घात जुड़ जाते हैं। दूसरा नियम, जब हम भाग देते हैं और आधार समान हो, a घात m बटे a की घात n, इसका मतलब ये भी हुआ कि a की घात m भागें a की घात n, ऐसा भी अगर लिखा है तो वही मतलब हुआ। इसमें घात घट जाते हैं, क्या होता है, इसमें घात घट जाता है। तीसरा नियम है, अगर मान लीजिए घात में घात है, ऐसा a की घात m और फिर घात n है, ऐसी स्थिति में घात घात का गुणा हो जाता है, a की घात mn। आगे बात समझ में। एक नियम और आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं और उसमें एक ही घात चढ़ा हुआ है, a b 2 संख्याएं हैं, गुणा हो रहा है और घात होल घात m चढ़ा हुआ है, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, a की घात m a की घात n। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है इसका उल्टा, a की घात m लिखा हुआ है और b की घात m लिखा हुआ है, यानी घात दोनों में एक ही है, आधार अलग अलग है। a की घात भी m है, b की घात भी m है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ab की घात m, यानी इसको हम इस रूप में लिख देंगे, इसको हम इस रूप में लिख देंगे। तो ये कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप घात के प्रश्न आसानी से कर लेंगे। अब जैसे ये चौथा जो प्रश्न है, कहता है कि इसमें कौन सा सत्य है। पहले में दिया है a की घात p बटे a की घात q बराबर a की घात p प्लस q, तो ये भाग है और वहाँ वो योग कर रहा है, तो ये तो गलत है। दूसरे में a की घात p फिर घात q बराबर a की घात p प्लस q, तो ये भी जो है योग कर दिया है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था, गुणा। और सी नंबर में है a की घात p बटे a की घात q बराबर a की घात p माइनस q, ये सही है। और डी नंबर में b की घात m बटे b की घात n बराबर b की घात m माइनस n, तो इसमें ये दोनों सही हैं। इसमें जो है सी नंबर भी सही है, डी नंबर भी सही है। हो सकता है ये मिस्टेक हो, क्योंकि सी नंबर में भी a की घात p बटे a की घात q बराबर लिखा है a की घात p माइनस q, तो ये भी सही है। डी नंबर में b की घात m बटे b की घात n, तो ये भी बराबर हो गया b की घात m माइनस n, तो ये भी सही है। अब इसमें हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो
आपको घात का नियम याद रखना है, प्रश्न जैसा भी हो उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। हो सकता है इसमें प्रश्न बैंक में गलत छप गया हो। चौथा है बी एक संख्या है जो 0 से बड़ी है, एक वास्तविक संख्या है और यम और एन परिमेय संख्याएं हैं, तब निम्न में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो देखिए इसमें 3 सत्य होंगे और एक असत्य होगा, उसको ढूंढना है। तो पहला देखिए b की घात m, b की घात n, b की घात m प्लस n, तो ये सही है। दूसरा है b की घात m फिर घात n बराबर b की घात mn, ये भी गुणा कर रहा है ना, हमने a के रूप में बताया है, ये b के रूप में लिखा है, तो ये भी नियम सही है। तीसरे में b की घात m बटे b की घात n बराबर n b की घात n माइनस m, क्या लिख दिया इसमें? b की घात m बटे b की घात n बराबर लिख दिया b की घात n माइनस m, तो ये गलत हो गया। और चौथे में दिया है b की घात m बटे b की घात n बराबर b की घात m माइनस n, तो ये सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है? कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच नहीं है? तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा 5/4, 5/4, 5 में 4 का भाग देंगे तो 5 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 से ज़्यादा आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 2 बार भाग नहीं जाएगा, यानी ये संख्या जो है 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। तो ये 1 और 2 के बीच हुई कि नहीं हुई? फिर 11/8 दिया है, 11/8, 8 का भाग देंगे तो 8 एकम जाएगा, 1 से बड़ी है, और 8 दूनी 2 बार भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2 से छोटी है। तीसरी संख्या है 17/8, 17/8, 17 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1 से बड़ी है और ये 2 से भी बड़ी है, ये संख्या जो है 2 से बड़ी है, ठीक है। 8 दूनी 16, 2 बार भाग ले जाने के बाद भी शेष 1 बच रहा है, तो 2 से बड़ी ना होगी, तो 1 और 2 के बीच नहीं है ये, तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। एक और दिया है 13/8, तो 13 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम यानी 1 से बड़ा, और 8 दूनी नहीं जा रहा है यानी 2 से छोटी, तो ये भी 1 2 के बीच में है, ये भी 1 2 के बीच में है, ये 1 2 के बीच में है। ये संख्या जो है 1 से बड़ी है लेकिन 2 से भी बड़ी है, तो ये 2 और 3 के बीच हो जाएगी, 1 2 के बीच ये नहीं होगी, ठीक है। तो इसका तीसरा सही विकल्प हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आप देख लेंगे। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको क्या कहते हैं? अभी हमने बताया प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इन चारों तरह की संख्याओं का जो एक बड़ा समूह बनता है उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। जैसे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में शामिल, पूर्णांक संख्याएं परिमेय में शामिल, यानी परिमेय संख्याओं का एक विशाल समूह बन गया। और फिर अपरिमेय संख्याएं,
ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं को भी हम वास्तविक संख्याएं ही मानते हैं। तो इस तरह से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो एक संयुक्त समूह है या समुच्चय है, उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? वास्तविक संख्याएं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हैं। ठीक है ना? p/q इस रूप में जो संख्याएं होती हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q का मान 0 नहीं हो। तो इसमें p और q क्या है? पूर्णांक है। तीसरा है यदि r परिमेय संख्या है और यश संख्या अपरिमेय है, तब r प्लस यश और r माइनस यश ये दोनों कैसी संख्याएं होंगी? शुरू में भी एक प्रश्न आया था, जब हम परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाली स्थान में अपरिमेय संख्याएं। चौथा है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती। इसको हमने बताया था, अशांत अनावर्ती, या एक शब्द इसमें और आया है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी का मतलब क्या होता है? देखिए, अवसान से अनावसान होता है। अवसान का मतलब होता है अंत। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना दिवस का अवसान, जैसे दिन जब समाप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं? दिवस का अवसान। तो कोई चीज़ अगर अंत हो रहा है उसका तो उसको अवसान कहते हैं। और अनावसान मतलब जिसका अवसान न हो। तो अनावसान का मतलब अशांत ही होता है। ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप अशांत अनावर्ती लिख दें, चाहे अनावसानी अनावर्ती लिख दें। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देने के लिए है। पहला है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? ये भी हमने शुरू में बताया था। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। ठीक है? अशांत तो होगा ही, या अनावसानी आवर्ती। ठीक है? परिमेय में आवर्ती, अपरिमेय में अनावर्ती, ये अंतर होता है। अनावसानी उसमें भी होता है, अनावसानी इसमें, या अशांत उसमें भी और इसमें भी, दोनों में। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। कभी भी ऐसा प्रश्न हो, एक परिमेय संख्या लिखने के लिए अगर आए, तो जैसे 0 और 1 के बीच कहता है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। 0 1 जोड़ेंगे तो 1 है ना, आएगा तो 1 गुणे 2। कभी भी ऐसा पूछे, जैसे कहता है कि 3 और 4 के बीच 1, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, 7/2। ठीक है? तो ये बहुत सरल प्रश्न है। तीसरा है क्या 3.1426781 एक परिमेय संख्या है? तो ये देखिए शांत है दशमलव, ये दशमलव के बाद 6 अंक के बाद ये शांत हो गया, तो शांत है तो मतलब ये परिमेय संख्या होप करेगी, तो ये परिमेय संख्या है। फिर कहता है 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। कहता है कि 6√5 और 2√5 का गुणा करिए। देखिए, आप 6 और 2 का गुणा करना तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसमें √5 और √5 का गुणा करना है। √5 का गुणा करना है। तो इसका जो तरीका है, ये तो 6 दूनी 12 हो गया। ये देखिए रूट, दोनों में रूट लगा हुआ है, तो एक साथ रूट लगा के जो इसमें करणी राशि है उसका गुणा कर दीजिए, तो 5 × 5 हो जाएगा।
अब देखिए ये एक जोड़ा बन गया, वर्गमूल जब हम लेते हैं तो एक जोड़े में 1 लेते हैं यानी 5। तो इसका मान क्या आ रहा है 5। देखिए जब ये दो समान करणी इस तरह से गुणा में भाग लेती हैं तो रूट खत्म हो जाता है, और रूट 5 का गुणा किए तो क्या आ गया 5। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 60। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर आपसे पूछें कि रूट 3 और रूट 3 का गुणा क्या होगा, तो आप इस उदाहरण से आप तुरंत बता सकते हैं कि इसका मान 3 होगा। अगर मान लीजिए कहीं रूट 7 गुणे रूट 7 लिखा हुआ है तो इसका मान क्या होगा 7 होगा। ठीक है, क्योंकि वो दो गुणनखंड बन जाते हैं तो वर्गमूल हो जाता है और रूट खत्म हो जाता है। तो इस नियम को ध्यान में रखिए। 5वां है 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3। कहता है कि 2 रूट 2 धन 5 रूट 3 और रूट 2 ऋण 3 रूट 3। कहता है कि इन दोनों को जोड़िए, इसको और इसको आप जोड़िए। जोड़िए मतलब आपको धन लगाना है। अब देखिए इसको कैसे सरल करेंगे। ये 2 रूट 2 5 रूट 3 धन रूट 2 ऋण 3 रूट 3। अब देखिए इसमें 2 रूट 2, यहाँ भी रूट 2 है। ठीक है ना, जब करणी राशि और करणी घात समान हो जिस पद में, वो सजाती करणी मानी जाती है। तो ये दोनों सजाती हैं, इसलिए इनको आप जोड़ सकते हैं। इसी तरह इसमें रूट 3 आया है, इसमें भी रूट 3 आया है, तो ये दोनों सजाती करणी होंगी। ठीक है, 2 रूट 2 धन रूट 2, ये दोनों सजाती हैं तो एक साथ लिख लिया, और ये दोनों सजाती हैं तो एक साथ लिख लिया। अब 2 रूट 2 धन रूट 2, ये 3 रूट 2 हो जाएगा। 3 रूट 2 कैसे होगा, जैसे आप 2x धन x, अगर कहीं लिखा हुआ है 2x धन x, तो इसका मान क्या आता है 3x। ये कैसे आता है, ये 2x और ये 1x, 2x धन 1x यानी 3x। इसी तरह से आप रूट 2 को x जैसे मान लेंगे तो 2 रूट 2 यानी 2x और ये x तो 3x, या 2 रूट 2 धन रूट 2, ये हो जाएगा 3 रूट 2। इसको दूसरे ढंग से भी आप समझ सकते हैं, और डिटेल में अगर जाएं तो इसमें देखिए रूट 2 उभयनिष्ठ है तो बचेगा क्या, इसमें 2 और इसमें 1। अगर रूट 2 उभयनिष्ठ ले लें दोनों में तो 2 धन 1, तो ये 3 हुआ ना, 3 हो गया ये। तो 3 को हम रूट 2 के पहले लिख देंगे, बाद में लिखेंगे तो पढ़ते नहीं बनेगा। इसी तरह से इसमें आप रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे रूट 3 आपने कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 5 ऋण 3। अब 5 ऋण 3 कितना होता है 2 होता है, यहाँ 2 आएगा तो आप 2 रूट 3 लिखेंगे। रूट 3 गुणे 2 ना लिख के क्या लिख देंगे 2 रूट 3। तो अब देखिए इसका मान ये आ रहा है, तो आपको नियम पकड़ लेना चाहिए। 5 रूट 3 ऋण 3 रूट 3, जैसे कहीं पे लिखा होता 5x ऋण 3x, तो इसका मान क्या आता है 5x ऋण 3x लिखा होता तो इसका मान 2x आता कि ना आता। उसी तरह 5 रूट 3 ऋण 3 रूट 3 का मान क्या आएगा 2 रूट 3। तो इस तरह सवाल को समझेंगे तो नियम अपने आप पक्का हो जाएगा, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा ये होगा। तो ये एक शब्द वाले हो गए। इसके बाद सत्य सत्य लिखिए, इसमें भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं। अब वही चीज़ें देखिए आएंगी किस रूप में आती हैं परीक्षा में, इसलिए हर तरह से प्रश्न बना के दिया है।
इसमें पहला दिया है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है। अनावसानी आवर्ती होता है, तो आवर्ती अगर होगा तो परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये सत्य कथन है, सत्य हो जाएगा ये। दूसरा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या के बाद जब हम जीरो को शामिल करते हैं तब ना पूर्ण संख्या बनती है, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, ये सत्य कह रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। तीसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये गलत कथन है। चौथा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो हमने बताया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो 4/1 लिख दिया, 5 है तो 5/1 लिख दिया, 8 है तो 8/1 लिख दिया, तो ये नहीं हो गई परिमेय संख्या। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या भी है, ये सत्य कथन हो गया। और पांचवा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे हमने बताया था, जैसे 2/3 लिखा हुआ है, ये कटवे न करेंगे, 2 में 3 का भाग क्या जाएगा पूरा पूरा, तो ये पूर्ण संख्या कहाँ मिलेगी। 10/5 अगर है तो ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, लेकिन 2/3 वो पूर्ण नहीं होगी। तो कुछ पूर्ण हो सकती हैं लेकिन सभी पूर्ण नहीं होगी। और ये कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी, ये गलत ना कह रहा है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ करके इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर डालिए। इसके बाद हम 2 नंबर वाले प्रश्न नेक्स्ट लेसन में बताएंगे। तब तक आप इनका अभ्यास करते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।